हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक वायरल पेपर। देखिए स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हमारे 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर हमारे केमिस्ट्री का पेपर कैसा आएगा, क्या इजी आता है या फिर हार्ड आता है, केमिस्ट्री के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री का एक ऐसा वायरल पेपर लेकर आया हूं, अगर आप इस पेपर को सॉल्व करके बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आपको 70 में से 69 लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए स्टूडेंट, आपको केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि केमिस्ट्री का पेपर हमारा कैसा आएगा 7 मार्च को, तो आप क्या जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री का एक वायरल पेपर लेकर आया हूं। देखिए ये आपका नाम, अनुक्रमांक, रसायन विज्ञान, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, सॉल्यूशन के साथ मैं इस पेपर को बताऊंगा। तो इस पेपर को देखने से आपका कई बेनिफिट होगा। सबसे पहले आप ये जान जाएंगे कि 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर कैसा आएगा। दूसरा, केमिस्ट्री का पेपर हार्ड आता है या इजी आता है। तीसरा, किस चैप्टर से केमिस्ट्री के पेपर में ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। सारे डाउट्स इस वीडियो में आज आपके क्लियर होने वाले हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी कट नहीं करना है और ना ही फॉरवर्ड करके देखना है, आपको लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पेपर मिलेगा तो नाम, अनुक्रमांक तो आपको डालना ही होगा। रसायन विज्ञान, यहाँ पे पेपर कोड लिखा रहेगा। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेगा, वो तो क्लियर है, 3 घंटे 15 मिनट ही टाइम होता है हमारे पास। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा, ठीक है, 7 मार्च वाले स्टूडेंट। अब देखिए कुछ नोट आपको दिए जाएंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। सीधा सीधा लिखा है कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। दूसरी चीज, निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि सारे प्रश्न आपको करने हैं। मैं पेपर को सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं, ठीक। दूसरा देखिए, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए, यानी कि जहां पे आपको कैलकुलेशन करना है वहां पे कैलकुलेशन के सारे पद लिखने हैं। और तीसरा, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। और चौथा है, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए। भैया आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें केमिकल रिएक्शन तो आपको देना ही होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैं आपको और वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे भैया, 6 क्वेश्चन रहेंगे, एक नंबर के 6 नंबर आपको मिलेंगे। सबसे पहले देखिए, इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का वाला क्वेश्चन देखिए, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर। देखिए मैंने आपको केमिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए थे उन्हीं में से ये सारे क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हैं नीचे तक। तो अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, देख लो सर्च करके, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर। पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने एक ही वीडियो में बताया, उसको देख लोगे, ये 6 नंबर आपके हाथ में होगा। तो सर्च कर लो यूट्यूब पर, देख लो। देखिए का है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर। फर्स्ट है बढ़ेगा, सेकंड है घटेगा, थर्ड है अपरिवर्तित रहेगा, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोग वेग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वेग स्थिरांक भी बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब टेम्परेचर जो है वो वेग स्थिरांक के समानुपाती होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेग स्थिरांक बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे वेग स्थिरांक घटेगा, बस काम खत्म। खा वाला देखिए, निम्नलिखित में से किसके विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। इनमें से कौन सा है जो विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है। विलयन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, बताइए कौन सा नहीं है। फर्स्ट है वाष्प दाब अवनमन, सेकंड है हिमांक अवनमन, थर्ड है पृष्ठ तनाव, फोर्थ है परासरण दाब। तो आपने विलयन चैप्टर में वाष्प दाब अवनमन पढ़ा होगा, हिमांक में अवनमन भी पढ़ा है, परासरण दाब भी आपने पढ़ा, पृष्ठ तनाव नहीं पढ़ा है ना, सरफेस टेंशन। ये अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, और अणुसंख्य गुणधर्म ही नहीं है तो आप क्यों पढ़ेंगे इसको, हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा। गा देखिए, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता। अगर आप लोग किसी विलयन की तनुता बढ़ाते हैं तो उसकी विशिष्ट चालकता कप्पा, विशिष्ट चालकता को कप्पा से डिनोट करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, कप्पा इक्वल टू 1/ρ। तो अगर आप लोग तनुता बढ़ाएंगे, मतलब कोई सॉल्यूशन है उसमें विलेय की मात्रा पहले ज्यादा थी, विलायक की मात्रा भी थी, ठीक है, तो उसमें विलेय ज्यादा था तो वो सांद्र था। अब आपने उसमें विलायक और डाल दिया,
विलेय उतना ही है भैया, तो वो क्या होगा, तनु हो जाएगा। तो अगर आप किसी विलयन की तनुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फर्स्ट है बढ़ती है, सेकेंड है घटती है, थर्ड है स्थिर रहती है, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, तो घटेगी। अगर तनुता को बढ़ाएंगे विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज होगी। घा देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? ऊपर था कि कौन सा नहीं है, इसमें पूछा जरा कौन सा है। फर्स्ट है पृष्ठ तनाव, ये तो नहीं है, हमने नहीं पढ़ा। सेकंड है श्यानता, ये भी नहीं है। थर्ड है परासरण दाब, यही है। परासरण दाब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, बाकी तीनों नहीं है अणुसंख्य गुण। ठीक है, अंगा नंबर देखिए, ईडीटीए इस धनायन से संयोग कर बनाता है, यानी कि ईडीटीए किस धनायन से संयोग करके बनाता है? फर्स्ट है कीलेट, सेकंड है क्लाथेरेट, थर्ड है समानुपाती यौगिक, फोर्थ है बहुलक। तो कीलेट, ठीक है, ये हमारे जो चैप्टर उपसह संयोजन यौगिक, ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। 4 नंबर देखिए, कार्बिलेमीन अपक्रिया में बनता है, बताइए कार्बिलेमीन अपक्रिया में क्या बनेगा? फर्स्ट है साइनाइड, सेकंड है आइसोसाइनाइड, थर्ड है साइनेट, चौथा है आइसोसाइनेट। तो आइसोसाइनाइड बनेगा भैया। कार्बिलेमीन अपक्रिया में आइसोसाइनाइड बनता है, जैसे एथिल आइसोसाइनाइड हमने बनाया था कार्बिलेमीन रिएक्शन में। अब आप लोग कहेंगे सर ये कार्बिलेमीन अपक्रिया, उड्स अपक्रिया, उड्स फिटिंग अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, कितने सारे रिएक्शन है, कैसे पढ़ेंगे? मैंने केमिस्ट्री के ऑल नेम्ड रिएक्शन, जैसे आपका जो नेम्ड वाली रिएक्शन है, उड्स अपक्रिया, उड्स फिटिंग अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, कार्बिलेमीन अपक्रिया, स्मिथ अपक्रिया, बहुत सारे रिएक्शन है, सारे नेम्ड रिएक्शन को एक ही वीडियो में बता रखा है। ठीक है, आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुभम लेक्चर, वो वीडियो मिल जाएगा। 1 से 1.5 घंटे का लगी वीडियो है, 1 घंटे का लगभग, उसको देख लोगे, ये सारे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करके दिखाना है। एक बार ठान लिया तो समझ लीजिए वो आप करके आएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन आवर लाइफ, कुछ भी हमारे जीवन में असंभव नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समझ में आया? दूसरा देखिए, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं भैया, इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस है, मैंने बताया सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, तो सॉल्यूशन तो बताना ही है। का देखिए 2.25 ग्राम ग्लूकोज आणविक द्रव्यमान जिसका 180 है, मतलब अणुभार जो है इसका 180 दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है कुछ नहीं है उसमें। देखिए, इसको 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। मतलब आप बताइए इसमें विलेय क्या है, विलायक क्या है? देखिए 2.25 ग्राम ग्लूकोज है और 25 ग्राम जल है, तो भैया जल 25 ग्राम है, ग्लूकोज 2.25 ग्राम है, यानी कि 2 ग्राम से थोड़ा ज्यादा। तो इसमें जो ग्लूकोज है इसकी मात्रा कम है, तो ये विलेय होगा। जो 25 ग्राम जल है ये विलायक होगा, क्योंकि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है। और विलेय और विलायक मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे भाई, क्योंकि मैंने बताया इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। देखिए न्यूमेरिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 2.25 ग्राम ग्लूकोज है भैया, ये विलेय का भार दिया गया, इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, स्मॉल w लिखिएगा। ये हमें दिया गया है 2.25 ग्राम। देखिए हमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ वैल्यू रख देना है। आणविक द्रव्यमान, विलेय का अणुभार भी दिया गया है, M कितना है 180, ठीक है। उसके बाद में हमें विलायक का भी भार दिया गया है कैपिटल W, ये दिया गया है 25 ग्राम। अब देखिए इसको घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। ये हिमांक का अवनमन हमें दिया गया है, मतलब हिमांक में कमी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा TF से, और इसकी वैल्यू है स्टूडेंट 0.93 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना है इसकी वैल्यू। अब देखिए जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करनी है, यानी कि आपको गणना करनी है KF की। चलिए स्टूडेंट हम फॉर्मूला लगा देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए KF इक्वल टू होता है स्टूडेंट, फॉर्मूला है आपका, देखिए M इंटू डेल्टा TF इंटू कैपिटल W अपान 1000 इंटू स्मॉल w। ठीक है, ये होता है मोलल अवनमन स्थिरांक का फॉर्मूला। ठीक, बस इसी पे वैल्यू को रख देंगे तो हमारा KF इक्वल टू हमारा आएगा। देखो ध्यान से समझना, ये M क्या है, M की वैल्यू 180 दी गई है, ऊपर देखो कुछ नहीं है इसमें, 180 है। डेल्टा TF की वैल्यू 0.93 है, इसको रख देते हैं। कैपिटल W की वैल्यू ऊपर देखिए 25 ग्राम है, इसको 25 लिख देंगे। ठीक है,
अपान 1000 भैया 1000 ही रहेगा, 1000, ठीक है। और ये स्मॉल w की वैल्यू 2.25 है, 2.25 है, बस हो गया। इसी को सॉल्व कर लो, काम खत्म। इसमें क्या था देखो, सॉल्यूशन के साथ मैं बता रहा हूं भाई, ऐसा पेपर आपको कोई नहीं बताएगा, ट्रस्टेबल, ठीक है। देखिए 180 का 0.93 और 25 से गुणा करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई आपको तो करना ही होगा। क्या एग्जाम में भी मैं आऊंगा मल्टीप्लाई करवाने? नहीं, वहां पे तो आप खुद करना होगा। देखिए 2.25 है, ये 1000 है। देखिए ये 2 अंक के इधर दशमलव लगा है तो ये इससे एडजस्ट होगा, तो कितना आएगा? ये 2250 आएगा। आप करके देख लीजिए। देखिए सिंपल सा है, ये 2 जीरो इसमें एडजस्ट हो गया, 1 जीरो पीछे लग गया, काम खत्म। गुणा करेंगे इतना ही आएगा। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट, इतना माइंडसेट आपका है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 1.86 आएगा। तो फाइनली हमारा आंसर आया 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, या प्रति मोल भी लिख सकते हैं। देखिए मोल इनवर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही हो जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक की वैल्यू Kf इक्वल टू 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। यही हमारा आंसर होगा, बस हो गया। तो हमें सब कुछ दिया गया था, क्यों हम एक फॉर्मूले के कारण अगर हम इसको ना सॉल्व कर पाए तो बेकार है। तो फॉर्मूला भी आपके केमिस्ट्री में 2 ही चैप्टर हैं जिनमें न्यूमेरिकल आते हैं, 3 चैप्टर, एक आपका विलयन, एक रासायनिक बलगतिकी और विद्युत रसायन में से कभी कभी न्यूमेरिकल आते हैं, बस। बाकी सब थ्योरेटिकल है, रिएक्शन है सब में, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए। क्या है नेक्स्ट देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये 2 नंबर हमने और क्लियर करा दिया भाई आपका। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर पेपर हार्ड आता है या सरल या इजी, तो आप खुद ही देख लीजिए कितना हार्ड आता है। कुछ नहीं है, हाँ ये है कि हिंदी और इंग्लिश से थोड़ा सा टफ होता है, हिंदी इंग्लिश से मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, लेकिन इतना भी नहीं आता कि आप लोग ना कर पाए। आप लोगों को अभी से तैयारी अच्छे से करनी है, आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं ऐसा जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा देखिए, खा एक सेल में निम्नलिखित अपक्रिया होती है 2Fe3 प्लस एक्वा प्लस 2I माइनस AQ 2Fe2 प्लस AQ प्लस I2S। इस सेल का 298 केल्विन ताप पर E नॉट सेल 0.236 वोल्ट है, ठीक है। सेल अपक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये आपकी विद्युत रसायन चैप्टर का क्वेश्चन है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आगे बता दूंगा, मतलब पूरे पेपर का, ठीक है। इसमें से जो जो क्वेश्चन आपको एकदम से हमको पता है, यानी कि आपको पता है, ठीक है, जो मुझे लगता है कि हाँ आप जानते होंगे या फिर हो सकता है कि उसको पढ़े हो, वो सारे क्वेश्चन इसमें आप ढूंढिए कौन कौन सा हम पढ़ चुके हैं। जैसे गा देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, तनु विलयन किसे कहते हैं? तो आप लिख दीजिए ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो, ठीक है, उसमें उसी को हम तनु विलयन कहते हैं। जैसे एक होता है सांद्र विलयन, एक तनु विलयन। तनु विलयन का मतलब हम जैसे अपनी भाषा में पतला बोलते हैं। जैसे आपने क्या किया, चीनी और पानी को घोल दिया, अब आपने चीनी ज्यादा डाल दी, विलेय ज्यादा डाल दिया, पानी थोड़ा उससे ज्यादा डाला तो शरबत गाढ़ा रहेगा, उसको सांद्र बोलेंगे। और अगर आपने उसी शरबत में और पानी डाल दिया तो शरबत जो है वो पतला हो जाएगा, ठीक है, तो उसी को हम तनु बोलते हैं। मतलब जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी वो तनु विलयन होगा, और विलायक की मात्रा ज्यादा होगी, और जिसमें विलायक की मात्रा कम होगी, विलेय ज्यादा होगा, वो सांद्र होगा, ठीक है। समझ में आया? जितनी ज्यादा आप विलेय की मात्रा बढ़ाएंगे विलयन उतना ज्यादा सांद्र होता जाएगा। घा देखिए भैया, मोलर चालकता की परिभाषा का सूत्र लिखिए। कितना इजी है, कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं, नहीं जानते हो तो गलती आपकी है। देखिए मोलर चालकता को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा एम से। ये देखो लैम्डा एम इक्वल टू मैंने आपको बताया था कप्पा इंटू 1000 अपान कैपिटल एम, यही फॉर्मूला होता है। इसी के लिए आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा, बिना सोचे समझे 2 नंबर, क्योंकि यही फॉर्मूला लिखना है। आप ये भी लिख देना, कप्पा जो है भैया ये विशिष्ट चालकता है। क्या है ये? विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम बोलते हैं। और कैपिटल एम जो है ये है स्टूडेंट मोलरता, मोलैरिटी जिसको बोलते हैं। बस हो गया, यही फॉर्मूला लिखने से आपका 2 नंबर कंप्लीट। तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़े तो गलती आपकी, ये पढ़ लीजिए, समय है भी आपके पास। तीसरे का देखिए, संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताएं लिखिए। ये भी मैंने आपको बताया संक्रमण तत्व क्या होता है, हमारे ये D&F ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी 4 विशेषताएं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे।
अब देखिए स्टूडेंट, थर्ड में जो हमारा क्वेश्चन है खा, एक दंती लिगेंड क्या है, उदाहरण से समझाइए। उपसह संयोजक यौगिक चैप्टर का क्वेश्चन लिख दीजिए। वे लिगेंड जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु होता है और इसी कारण वे केंद्रीय धातु आयन से केवल एक ही और समन्वय कर एक उपसह संयोजी बंध का निर्माण करते हैं, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। बस हो गया, यही लिखना है आपको। उदाहरण द्वारा समझाइए तो आपको उदाहरण दे देना, जैसे F- Cl- NH3H2O, ठीक है, NO+, ये सब एक दंती लिगेंड है। बस हो गया, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको लिखना है, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो एक दंती लिगेंड मतलब वे लिगेंड जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु होता है, उन्हें हम एक दंती लिगेंड कहते हैं और इसी कारण वे केंद्रीय धातु आयन से केवल एक ही ओर समन्वय कर एक उपसह संयोजी बंध का निर्माण करते हैं, ठीक है, वो होते हैं एक दंती लिगेंड। इसी में देखिए हमारा गा वाला क्वेश्चन है, हाइलोफॉर्म अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। मैंने आपको बताया जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रिएक्शन का मैंने वीडियो अपलोड किया है, नेम्ड रिएक्शन का, उसमें मैंने हाइलोफॉर्म अभिक्रिया को पूरी तरह से बता दिया है, उसको देख लीजिए, काम खत्म, ठीक है। घा देखिए, मेथिलिक स्पिरिट पर टिप्पणी कीजिए। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। मेथिलिकृत स्पिरिट इसको क्या बोलते हैं, इसको ये होता क्या है, इसको भी जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए, परिशोधित स्पिरिट एक महत्वपूर्ण यौगिक है, मतलब जो मेथिलिकृत स्पिरिट है ये एक महत्वपूर्ण यौगिक है जिसका प्रयोग विभिन्न उद्योगों में विलायक आदि के रूप में किया जाता है, मतलब इसका उपयोग हम विलायक आदि के रूप में करते हैं, ठीक है। नशे के लिए एथिल अल्कोहल अर्थात परिशोधित अल्कोहल को प्रतिबंधित करने के लिए 5% से 10% मेथिल अल्कोहल, 0.5% पिरीडीन तथा 0.5% रबड़ जैसे विषैले दुर्गंध युक्त पदार्थ मिला दिए जाते हैं, ठीक है। अतः मेथिलिकृत स्पिरिट एथिल अल्कोहल, पिरीमिडीन तथा रबड़ आसुत का मिश्रण है। मतलब जो मेथिलेट स्पिरिट है ये आपके एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, पिरीडीन और रबड़ आदि का मिश्रण है, उसी को हम मेथिलेट स्पिरिट बोलते हैं। फिर 2 नंबर क्लियर। ऐसे ऐसे आपको सॉल्व करते हुए इस पेपर को चलना है। मैंने बताया आपको पेपर में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अपना माइंडसेट बदलना है कि हाँ, बहुत लोग सोचते हैं सर केमिस्ट्री के पेपर हार्ड आता है, कुछ हार्ड नहीं होता। अगर आपने तैयारी अच्छे से की है, खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि ना तो कोई और आपका पेपर देने आएगा ना कुछ, आपको खुद पर भरोसा रखना है। जो मैं बता रहा हूं ये सारी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जो मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करता हूं उसको पढ़ते रहिए। देखिए अब 4 का आता है, यहां से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लघुत्तरीय प्रश्न। लैंथेनाइड आकुंचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उदाहरण सहित समझाइए। ये हमारे D&F ब्लॉक चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंथेनाइड आकुंचन। फिर देखिए नेम्ड रिएक्शन फिर आ गया, मतलब हमारे केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शन बहुत सारी हैं, इसीलिए मैं कहता हूं नेम्ड रिएक्शन जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का वर्णन कीजिए, रासायनिक समीकरण भी लिखिए, डाइक्लोरोमेथेन के उपयोग लिखिए, 3 नंबर। मतलब आपको वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के बारे में बताना है, तो उसी रिएक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके सुविधा। गा देखिए, हाफ माइन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा एथिल अल्कोहल बनाने का रासायनिक समीकरण देखिए, ये भी रिएक्शन मैंने उसमें पढ़ाया है। मतलब जितने नेम्ड रिएक्शन है सबको मैंने पढ़ा दिया है एक ही वीडियो में। एथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल तथा मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण दीजिए, लिखिए, 3 नंबर ये भी कंप्लीट। घा देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, वो अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के प्रथम घात की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। हो गया, ऐसे ऐसे आपको सिर्फ लिखना है, कुछ नहीं है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन। फिर आते हैं अब हम 4 नंबर वाले पे। मैं कहता रहता हूं बिलेन चैप्टर और जो आपका रासायनिक बलगतकी चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल्स को पढ़ लीजिए, क्योंकि आएंगे तो आएंगे। देखिए, अभिक्रिया की कोटि का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ठीक है, मतलब ऐसे अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले ऐसे अभिकारक जिनकी सांद्रता अभिक्रिया होते समय जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है, उन्हीं उसकी सांद्रता को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए आप लोग। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इसमें K देखिए ध्यान से समझिएगा ये फॉर्मूला 2.303 अपान T log A माइनस x, ये लो फॉर्मूला हो गया। यही फॉर्मूला आपका लगेगा भैया, इसी से आप निकालेंगे। और ये न्यूमेरिकल मैं आपको बता चुका हूं, सर्च करो
रासायनिक बलगत चैप्टर न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा, तुरंत आ जाएगा आपके पास, सारी सुविधा है आपके पास पढ़ने की, ठीक है, कुछ करने की, टॉपर बनने की। अब आपके ऊपर है कैसे यूज करें, खा देखिए। एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से एथीन प्राप्त करने की क्रिया विधि लिखिए, ये आपके एथिल अल्कोहल चैप्टर का क्वेश्चन। गाह उप सहसंयोजक यौगिकों में ज्यामितीय समावयता को उदाहरण सहित समझाइए। निम्न यौगिकों के आईपीएसी नाम लिखिए, K3Cr C2O5 का होल थ्राइस, CONH3 का 5CO3Cl, ठीक है, इसका आपको आईपीएसी नेम लिखना है। घा देखिए, एथेनेमीन को क्लोरोएथेन की अधिक तथा बेंजिलेमीन की क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया का समीकरण दीजिए, ठीक है, मतलब एमीन चैप्टर का। तो देखिए इसमें से क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इसमें ऑप्शन क्यों नहीं है, मतलब काखा काखा चार है, चारों करना है, करना पड़ता है, इसमें ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस आपको मिलेंगे तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में मिलेंगे, और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आप लोग एक चीज याद रखिएगा, 2-3 चैप्टर हमारे हैं जिससे प्रयोगशाला विधियां, जैसे एथिल एल्कोहल फिनोल एवं ईथर का, एथिलेमीन का, हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरीन, इसमें 1-2 आपकी प्रयोगशाला विधियां उनको पढ़ लेंगे, काम खत्म। क्योंकि पहले पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर होता था जिसमें से आपके प्रयोगशाला विधि आती थी, अब उस चैप्टर को आपके सिलेबस से रिमूव किया गया, तो आपका जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है और ज्यादा इजी हो गया। और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न अगर देखा जाए तो आपके सेकेंड केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही ज्यादातर आते हैं। जैसे देखो, डाई एथिल ईथर के विरचन की 2 प्रमुख विधियां लिखिए। ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है, उदाहरण सहित लिखिए। पहले डाई एथिल ईथर कैसे बनाते हैं, C2H5O C2H5, इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर, ठीक है। मैंने आपको केमिस्ट्री के 2 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बताए थे जिसमें मैंने ये बताया था। ल्यूकास परीक्षण क्या है, ल्यूकास परीक्षण के द्वारा हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल होते हैं, उनमें विभेद हम करते हैं, ठीक है, समझ में आया। इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है, इसका प्रयोग अल्कोहलों को पहचानने में किया जाता है, उदाहरण सही लिखिए। हो गया काम, 5 नंबर कंप्लीट। नहीं पता है तो दूसरा देखिए, एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का निर्माण कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। एथेनॉल के 2 उपयोग लिखिए, एथेनॉल से मेथेनॉल परिवर्तन का रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब दोनों में से एक ही आपको करना है, दोनों अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर चैप्टर के क्वेश्चन हैं, तो अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर चैप्टर के विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को बिल्कुल मत छोड़िएगा। एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, इनको पढ़ लीजिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। खा देखिए, अब रिएक्शंस आपके एग्जाम में आएंगे, कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में ऐसे रिएक्शंस आते हैं। और मैं आपको कहता रहता हूं कि भैया कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, इसके रिएक्शन आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए, ठीक है। देखिए क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, 5 नंबर का आता है, मतलब सिर्फ रासायनिक समीकरण देना। फर्स्ट देखिए, एसीटोन की सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अपक्रिया होती है तो क्या बनेगा, सिर्फ आपको केमिकल रिएक्शन देना, मतलब इसमें आपको रिएक्टेंट दिया रहता है। देखिए एसीटोन और सोडियम बाइसल्फाइड ये रिएक्टेंट है, इसका रिएक्शन कराइए, क्या बनेगा। दूसरा देखिए, फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। तीसरा है एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसे एसीटोन का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला HCOOH हो गया, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला C2H5COOH हो गया, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला एसिटिक अम्ल का CH3COOH होता है, ठीक है, ये हो गया। अमोनिया का NH3 होता है। भाई फॉर्मूला जब तक पता होगा तब आप इसको अच्छे से और कर पाएंगे। तो 3 क्वेश्चन हो गए 3 नंबर के, 2 क्वेश्चन और इसमें रहेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन आपका है, एसिटैल्डिहाइड की टॉलन अपकर्मक के साथ अपक्रिया कराते हैं अथवा, ठीक है, बेंजेमाइड को जल की उपस्थिति में गर्म करते हैं। मतलब 5 क्वेश्चन रहेंगे, क्या होता है जबकि क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। आप लोग सर्च करेंगे क्या होता है जब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, सॉरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो आपको मिल जाएगा वीडियो, बहुत सारे क्वेश्चन बताए। अथवा देखिए, मान लीजिए वो आपको नहीं पता है तो अथवा लगा है भैया। मान लीजिए क्या होता है जब के समीकरण आप नहीं जानते तो कैसे प्राप्त करोगे वाला कर दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए 5 नंबर। जैसे फर्स्ट है ब्यूटेनॉल 1 से ब्यूटेनोइक अम्ल, कैसे प्राप्त करोगे, इसमें रिएक्टेंट भी दिया रहेगा और आपका प्रोडक्ट भी दिया रहेगा, सिर्फ आपको बीच में कैसा रिएक्शन होगा, कौन सा कैटालिसिस यूज किया जाएगा वो बताना है। दूसरा है एसिटल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल, थर्ड है एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट, फोर्थ है एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, कैसे बनाओगे आप, ठीक है। 5वां 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन से M नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, ये आपका है। 7वां क्वेश्चन देखिए, का
देखिए आपके विस्तृत स्तरीय प्रश्न जो होंगे 20 नंबर के आते हैं भैया, तो 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, मतलब दिया तो 8 रहेगा, एक क्वेश्चन के साथ एक फ्री, जो आप जानते हैं उसको कीजिए। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पे प्रयोगशाला विधि आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। इससे पहले मतलब 2 विधि आपको सिर्फ बताना था, उसमें ल्यूकास परीक्षण मेन था। यहाँ पे डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, इसके साथ H2O तथा HI की अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। ये आपको पता है तो कीजिए, नहीं तो एक और है भैया, देखिए ये भी एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर चैप्टर का है, इसीलिए एल्कोहल फिनॉल और ईथर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लकड़ी के भंजक आसवन से मेथेनॉल का निर्माण कैसे करेंगे, सभी अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण से समझाइए। 5 नंबर कंप्लीट। मेथिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा है खा नंबर, देखो एथिलमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न की रासायनिक समीकरण समझाइए। कार्बिल अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया, फिर नेम रिएक्शन आ गया। कार्बिल अभिक्रिया क्या है, स्मिथ अभिक्रिया क्या है, ठीक है, देखिए समझ में आया। तो एथिलमीन C2H5NH2 ये एमीन चैप्टर का क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनसे प्रयोगशाला विधियां पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसमें नेम रिएक्शन भी है, ठीक है। अब देखिए नहीं पता है ये वाला तो अथवा लगा है। एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। एथेनॉल के 2 उपयोग, एथेनॉल से मेथेनॉल परिवर्तन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये आपके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। देखिए मैंने आपको बताया विस्तृत स्तरीय प्रश्नों में आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन, ये सारे चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको लग रहा होगा एथेनॉल वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसकी जगह पर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट केमिस्ट्री से विस्तृत स्तरीय प्रश्न आने के चांसेस कम होते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जब तक पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर था तब तक आता था, ठीक है। तो इस तरह से आपके पूरे केमिस्ट्री का पेपर भैया आएगा इस बार, यानी कि ऐसे ही आएगा आपके केमिस्ट्री का पेपर, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे पेपर आखिर कितने पानी में होता है, कितना हार्ड है, कितना इजी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा पेपर हार्ड आता है या इजी, ठीक है। आपकी मैं राय लेना चाहता हूं। तैयारी आपकी पूरी चल रही है, टेंशन मत लीजिए, बस हमारे साथ रहिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।